हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और आज का वीडियो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग है। तो इसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे, या फिर हम सबसे पहले इन वीडियोस में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि हमको फाइंड आउट करना है डीसीज एंड डीआरस को ऑफ अ वेक्टर एज वेल एज उसकी डेफिनेशन को, और साथ ही साथ हम बात करेंगे डीसीज एंड डीआरस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। उसके बारे में बात करने के बाद आगे बात करेंगे हम डीसीज एंड डीआरस की, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और इनके बारे में बात करने के बाद जब हमको डीसीज एंड डीआरस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे इसमें कि परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या कंडीशन होती है और पैरेललिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बात करेंगे, और फाइनली इसके बारे में हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस या बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ये आज के वीडियो के मेन टॉपिक्स रहेंगे या मेन पॉइंट्स रहेंगे, इनके ऊपर आज चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानना होगा इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को। जैसा कि आपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि सबसे पहले आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले वही करेंगे। मान लीजिए आपके पास स्पेस में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि आपने देखा मैंने एक्स वाई जेड 3 एक्सिस बना रखी हैं, और ये 3 लाइन आपको देखने में भले ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं लग रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसा कि आपने फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो बस वही है कि आपके पास इस तरह से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दे रखी हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर आपसे कहूं मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, जिसमें एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस होती है, और तीनों की तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, इतना आपने समझा। हालांकि आपकी ये एक्सिस है, ये आप या तो बोर्ड पर बाहर की ओर ले लीजिए या फिर बोर्ड में अंदर की ओर ले लीजिए, एक ही बात है। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी उतना अच्छा टॉपिक आप इसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि एक सिंपल 2D प्लेन पर आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी डायग्राम बनाना संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इमेजिन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो वही मैं कोशिश करके देखता हूं। मान लीजिए आपके पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दे रखा है, और ये स्पेस में आपके पास कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z। ठीक है, तो इसको लिखने का एक अपना तरीका होता है। वो क्या होता है, इसको लिखते हैं इस तरह से O x y z। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में x y z की जगह पे आपको जनरली O x y z लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप घबराना मत। इसका मतलब वही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं, x y z। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये x y z, ये x y z में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं। सिंपल एक एग्जांपल ले लीजिए। पॉइंट अभी हमने P x y z लिया था, मैं पॉइंट P को चेंज करके उसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ इस प्रकार से ले लेता हूं, जैसे कि A B C। क्योंकि इनके नोटेशंस बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि ABC, जिसका आगे हम भर भर के इस्तेमाल करेंगे, XYZ जिनका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। अभी हमने देखा कि OXYZ इधर भी आ रहे थे, XYZ इधर भी आ रहे थे, तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहे। तो मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके लिख दिया क्या, ABC। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ABC। अब शायद आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। अब आपको समझ में आएगा कि OXYZ इज इक्वल टू ABC मैंने इस तरह से लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट है, उस पॉइंट की x एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से A, y पर B और z पर कितनी है, C। ठीक है, तो और O आपका ओरिजिन को डिनोट करता है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लिख रखा है। तो यहां से आप अब समझ पाए कि ओरिजिन से x एक्सिस पर डिस्टेंस पॉइंट की A, ओरिजिन से y एक्सिस पर डिस्टेंस पॉइंट की B, और ओरिजिन से z एक्सिस पर डिस्टेंस जो है आपके पॉइंट की क्या होगी, C। ठीक है, तो इसका ये सिंपल नोटेशन था, आपने समझा इसको। XYZ लिखने से कंफ्यूजन हो रहा था।
और जैसे कि आपने देखा कि आपके पास कोई भी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका पहला होता है, ये आपका दूसरा होता है और ये आपका तीसरा कोऑर्डिनेट होता है और ये आपका फोर्थ। अब आपको मालूम है इधर क्या होता है x और इधर होता है y, इधर नेगेटिव x होता है और इधर होता है आपका नेगेटिव y। ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव x एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है। कहने का मतलब आप समझिए कि अगर हम पहले कोऑर्डिनेट की बात करें तो आपका मतलब ये है कि आपका x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर इतने पोर्शन की बात करें, इतने पोर्शन में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ को गए और साथ ही साथ नेगेटिव x एक्सिस की तरफ को गए। कहने का मतलब इसमें x आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और थर्ड में बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट तो आपका ये है और ये है, मतलब ओरिजिन से आप नेगेटिव गए x एक्सिस में और ओरिजिन से आप नेगेटिव गए y एक्सिस में। दैट इज आपके x और y दोनों ही आपके क्या हो गए, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो गया। दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाने के लिए आपको ओरिजिन से क्या करना होगा, x पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में जाना होगा और नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में। कहने का मतलब पाई हो गया आपका नेगेटिव। ठीक, जब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था आपके पास तब आपके पास 4 क्वाड्रेंट थे और अब हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तब हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होंगे। तो इनको क्वाड्रेंट ना बोल के इसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट। वो क्यों, क्योंकि अब आपके ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहले 4 पार्ट में डिवाइडेड था ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका 8 पॉइंट्स में या 8 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा और वो कहलाएंगे आपके ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट एंड सो ऑन अप टू 8। ठीक है ना। 8 ऑक्टेंट होते हैं। तो आपको बस यही देखना है कि किस ऑक्टेंट में कौन से का साइन प्लस होता है, कौन से का साइन माइनस होता है। और माइनस प्लस की बात तो बाद में करेंगे, पहले आपको एक चीज और बताना जरूरी है। वो क्या कि आपने देखा अभी तक तो मैंने इस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस को ड्रॉ कर रखा है लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब इसकी नेगेटिव डायरेक्शन अगर मैं बनाऊं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूं तो ये आपका नेगेटिव x और इधर ये आपका y है, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूं तो ये आपका ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा और इसका अपोजिट, ठीक है, ये आपका z हो जाएगा। और जैसा कि आपने देखा कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा कि पॉजिटिव x को तो प्लस से लिख दिया था, नेगेटिव x को आपने माइनस से लिख दिया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। इसके अपने स्पेसिफिक नोटेशन है। वो क्या है, आप नेगेटिव x को x ना लिखकर आप लिखेंगे x डैश, x डैश। ठीक है। नेगेटिव y को लिखेंगे y डैश से और नेगेटिव z को लिखेंगे z डैश से। ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया होगा, एक बार आप देख लीजिए पूरा। अगर आपको ये चीज मेरी कही हुई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपको समझ में आया, इसको कहते हैं राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कहलाता है राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो इसका ये अलग नाम है, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही आपको बताना था और मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट से पहले बात करते हैं इनके नोटेशन जो है। जैसे कि अभी मैंने लिखा कि ओ एक्स वाई जेड कोई पॉइंट था कि पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स एबीसी थे, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, ओ एक्स वाई जेड। अब इसका ओ एक्स वाई जेड रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है कि ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। ठीक है, वैल्यूज वही हैं एबीसी, बस आपको इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, ये चीजें आपसे बेसिक हैं पर आपसे पूछी गई हैं, इसी वजह से मैं आपको दोहरा रहा हूं।
मैंने कहा कि आप एक ऐसे पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बताइए जिनकी वैल्यूज एबीसी जैसा कि मैंने लिख रखा है, सिर्फ समझाने के लिए है वो। उसका जो कोऑर्डिनेट है कुछ इस फॉर्म में है कि ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। ठीक है, अभी डैशेस लगे हुए हैं, इनका क्या मीनिंग है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डैशेस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नेगेटिव साइड को। तो जो चीज नेगेटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे। जैसे कि एक्स डैश है आपके पास, तो जैसे आपका ए जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। वाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है तो वाई एज इट इज रख देंगे, और जेड आपका डैश लग गया, डेट इज नेगेटिव हो गया। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिसकी फॉर्म ये है, उसके कोऑर्डिनेट्स -a, b और -c होंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझाना जरूरी समझा। डैशेस का मतलब है आप नेगेटिव लगा दीजिए, जिसके ऊपर डैशेस लगे हुए हैं उनके आगे नेगेटिव लगा देना, और जिसके आगे नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जैसा है एज इट इज उतार लीजिए। ठीक है, इतना तो हो गया। इसकी बात अब बात करते हैं ऑक्टेंट की, कि फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो आप एक्स और वाई में बता सकते आराम से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन बने हुए हैं, इसको आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं 4 में। ठीक है, तो पहले 4 में आप जेड को इग्नोर कीजिए और उसको पॉजिटिव मान लीजिए। यह आपके अपनी तरफ से कंसिडरेशन है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आप इसको प्लस ले लीजिए। हम बात कर रहे हैं पहले प्लस की, तो प्लस के केस में आपके 4 बनेंगे, बाकी के 4 के लिए आप इसको नेगेटिव एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दिक्कत जेड से ही तो है, एक्स वाई के बारे में तो हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक्स और वाई के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, इसके बारे में तो बहुत समय से पढ़ रहे होते हैं, तो हमें इसकी जानकारी होती है। लेकिन जेड नया नया आता है, क्योंकि जब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की एंट्री होती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, तब आपका जेड आता है। तो आप क्या काम कीजिए, पहले 4 सेक्शन के लिए जेड को प्लस लीजिए, बाकी के 4 सेक्शन के लिए जेड को आप माइनस ले लीजिए। ठीक है, जेड का साइन डिसाइड हो गया, कितना आसान था। जेड का साइन ही तो डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था हम लोगों को, तो बस इसी को मैंने इजी बनाने के लिए आपको बताया कि पहले 4 के लिए आप प्लस साइन लीजिए और बाद के 4 के लिए आप माइनस साइन लीजिए जेड का। अब जेड की बात तो खत्म हो गई, इतना आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई, अब मान लीजिए कि एक्स और वाई कुछ और नहीं बल्कि ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। और 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यूज क्या रहेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, लिख देते हैं एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, जेड के बारे में सबसे पहले बात करना, जेड एक्स्ट्रा है ना, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करनी है, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि यही तो कंफ्यूजन पैदा कर रहा था आपके पास। एक्स वाई के बारे में तो जानकारी है, तो जेड को तो पहले लिख लिया, अब एक्स और वाई पहले में प्लस प्लस। दूसरे में बात करें तो आपका एक्स नेगेटिव बट वाई पॉजिटिव। ठीक है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तीसरे की बात करें तो एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो गए, अब क्या, तो दोनों को नेगेटिव कर देंगे। ठीक है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाई नेगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो लिख देते हैं प्लस और माइनस। इतना आपको बनाने में आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, काफी इजी है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, बस ये है कि आपको इस तरह से कंफ्यूजन ना हो, तो जेड को आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। अब ये आधी टेबल बन गए, या 4 क्वाड्रेंट या 4 ऑक्टेंट आपके बन गए। बाकी के 4 ऑक्टेंट को लिखने की बारी आती है, तो उसको कैसे लिखेंगे। माइनस 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 तो आपने लगा ही लिया सबसे पहले, तो अब क्या करना है, अब आप एक्स और वाई में एक काम कीजिए, यहां से इसको कट कीजिए, उठा के पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, कट किया पेस्ट किया, डेट इज शुरू से आप रिपीट कर दीजिए, जैसे है वैसे ही आप रिपीट कर दीजिए। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, वाई प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। हो गया। कितना आसान है आपको कि आपका कौन सा पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, तो आपको पूछा जाए। अब मैंने आपको सबसे पहले एक पॉइंट के बारे में बताया था कि ओ एक्स डैश वाई जेड डैश,
दैट इज माइनस ए बी माइनस सी। अब मैं आपसे पूछूं, आप मुझे एक बात बताइए कि आपका ये जो पॉइंट है माइनस ए बी माइनस सी किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, तो आप क्या आंसर देंगे इसका? इन्होंने कहा माइनस ए बी और माइनस सी। चेक कर लेते हैं किस में ये लाई करते हैं। x किस में माइनस का है, ठीक है, इसमें b पॉजिटिव है और c आपका माइनस है, दैट इज x और z माइनस के हैं आपके। तो सबसे पहले देखते हैं z। इस रो के 4 तो हम छोड़ ही देंगे ना, क्यों? क्योंकि z माइनस का दे रखा है और z माइनस का है। ऑब्वियस ये बात है, शुरू के 4 में तो z प्लस का होता है तो माइनस का हो नहीं सकता। बात किसकी करेंगे? बाद के 4 की। ठीक, बाद के 4 की बात करेंगे, इसका मतलब हमको लेना है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दैट इज ये आपका 6 ऑक्टेंट में लाई करेगा ये पॉइंट। ठीक है, हमारा यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बेसिकली मैंने आपको इसको समझाया है, क्योंकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सब लोग कहते हैं कि बहुत टफ होता है। एक्चुअली ये इतना टफ नहीं है, बस ये अपनी बातों से इसको टफ बना लिया जाता है। तो कोशिश कीजिए आपको बहुत ही इजीली और बहुत बेसिक से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये टफ नहीं है, बल्कि टफ बनाया जाता है। आप इसको बस इतनी कोशिश कीजिए कि इसको टफ ना बनाए। इसका ऑक्टेंट आपने फाइंड आउट किया कि आप ये 6 ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। ऑक्टेंट के साइन कुछ इस प्रकार से है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने पढ़ लिया, जान लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने यहां तक सीख लिया। और अगर आपने यहां तक सीख लिया तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब हम इसमें आगे बात करते हैं डीआर्स डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। जैसा कि आपने ऊपर लिखा हुआ देख रखा होगा कि डीआर्स मैंने लिखा है। डायरेक्शन रेशियोज को आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, आप शॉर्ट में लिखेंगे डीआर्स। ऐसे ही एक टर्म आगे यूज करेंगे जो कि होगा डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में आप डीसीज पढ़ेंगे, ठीक है, डी सी एपोस्ट्रोफी एस लगा के डीसीज पढ़ेंगे उसको। ऐसे ही डीआर्स पढ़ेंगे, क्योंकि काफी बड़ा टर्म है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीआर्स और उनको लिखते हैं डीसीज। अब ये होते क्या है, पहले तो यही जानना होगा, ठीक है। तो पहले इनकी डेफिनेशन ही ना जान लें कि डीसीज होते क्या है या डीआर्स क्या होते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं डीआर्स की। तो डीआर्स क्या होते हैं? तो डीआर्स कुछ और नहीं बल्कि बेसिक 3 नंबर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। डीआर्स आपने समझा क्या है? बेसिकली आपके 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है डीआर्स। कैसे, आइए देखते हैं। तो डीआर्स के रेस्पेक्ट में बात करने से पहले मैं आपको 2 चीजें लेकर चलूंगा। हालांकि आपने ये सब कुछ वेक्टर में भी पढ़ा होगा, वहां पर भी आपने डीसीज और डीआर्स को पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी हम डीसीज और डीआर्स को, उनके रिलेशंस को पढ़ेंगे। दोनों में फर्क क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम आपको डिफरेंस बताएंगे। पहले बात करते हैं कि किसी वेक्टर की। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कोई मुझे बता सकता है आप में से कि कोई वेक्टर है, उस वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है या वेक्टर क्या होता है? कोई बता सकता है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं वेक्टर क्या है। आपने एक चीज देखी, मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ओपी वेक्टर है, ठीक है, ओपी एक वेक्टर है, और वेक्टर है, वेक्टर का मतलब आपको पता ही होगा कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, ऑब्वियस ही बात है मैग्नीट्यूड होगा तभी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कोई ऐसी भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन हो, तो ऐसी चीज को कहेंगे हम क्या चीज? एक वेक्टर। अब आपने देखा कि मैंने इस तरह से इसकी डायरेक्शन को बनाया, ओ से लेके ये पी पॉइंट तक ओपी इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गई ये डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए मैंने स्पेसिफिक एरो बना रखा है, आप समझ सकें कि इसमें आपका एक डायरेक्शन है। क्या कहेंगे इस वेक्टर को? ओपी वेक्टर, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन हो गई। वही मैंने एक नीचे भी बना रखा है, एक्स वाई जेड एक्सिस तो एज वेल एज है ही, उनको इग्नोर मारिए। आपने देखा कि मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मिसकॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है हम लोगों का, हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे होते हैं मैथमेटिक्स को, तो हमारी जो आदत है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, हम हो जाते हैं हैबिचुअल अबाउट थीटा, ठीक है। और साथ ही साथ हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेखा, लाइन, ठीक।
तो एक्चुअली हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम एंगल की बात करते हैं तो अपने आप माइंड कर देता है कि हम थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या अल्फा बीटा गामा एंगल नहीं होते जी? बिल्कुल होते हैं, उनके अपने अपने रिप्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन थीटा के रेस्पेक्ट में हम इतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि हर जगह उसी का इस्तेमाल करना प्रीफर करते हैं। वैसे ही अगर लाइन की बात करें तो अभी हमने देखा लाइन, नहीं ये लाइन नहीं है बल्कि ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लाइन, पढ़ेंगे लाइन, बोलेंगे लाइन, लेकिन उसका मतलब होगा लाइन सेगमेंट से। क्यों? क्योंकि आपकी एक लाइन जो है वो तो इनफाइनाइट तक जाएगी, उसकी लेंथ कितनी होगी कैसे बता सकते हैं? कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई नहीं बता सकते ना। और जैसे ही हम ये बता सकते हैं कि वो लाइन यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हो गई, तब हम कह देंगे उसको वो लाइन नहीं बल्कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका एक पार्ट है लाइन का। ठीक है, लेकिन कहेंगे भाई कि एक लाइन है। तो इतना बेसिक आप डिफरेंस समझ जाइएगा। यूज हम वर्ड करेंगे लाइन का, लेकिन वो होगा लाइन सेगमेंट। तो मैंने एक जनरल लाइन ड्रॉ किया जैसा कि आपने देख सका है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन तो पता नहीं किधर हो, मैंने कोई एरोज थोड़ी ना बनाया इसमें। एक लाइन है, आप कह सकते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो आपने इस लाइन की इसके रेस्पेक्ट में बता दिया कि ये इस तरह से है। आपने इसकी डायरेक्शन को डिसाइड कर दिया कि ये लाइन जो है इस तरह से गई है। दैट इज, अब इसके आगे आप इस तरह से एक सिंबल बना देंगे एरो का। अब जैसे ही सिंबल बनता है तो इसमें और इसमें आप डिफरेंस बता सकते हैं क्या है? जी बिल्कुल नहीं, सिमिलर तो है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। वेक्टर आपका कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन। ये पॉइंट पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इनके बेसिक को जानना तो जरूरी है। ठीक है, किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग करना है तो थोड़ा डीप से ही शुरू करो उसे। तो वेक्टर क्या हो गया? एक डायरेक्ट लाइन हो गई आपकी। ठीक है, दैट इज, इसके आगे एक आप डायरेक्शन बनाएंगे तब कह देंगे ये डायरेक्टेड लाइन। अब मैं मान लेता हूं जो आपका ओपी वेक्टर है वो आपका कुछ इस प्रकार से है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये ओपी वेक्टर क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब आपसे कहा जाए कि आप इस ओपी वेक्टर की आप डायरेक्शन बताइए। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। आपसे कहा जाए कि आप ओपी वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी ए बी और सी के ऊपर। ए बी और सी पर भी तो निर्भर करेगी। एबीसी एक्चुअली है क्या? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ के कैप, यही तो है। मैं फिर से आपसे कहता हूं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D आपकी टफ नहीं है बल्कि टफ बना ली जाती है शब्दों के इस्तेमाल से। मैं बहुत आम शब्दों का इस्तेमाल करूंगा और बहुत ही सिंपल से आपको समझाना चाहता हूं जिससे कि ये आपको टफ ना लगे। वेक्टर है, वेक्टर का मतलब ये होता है कि आपकी डायरेक्शन को बता रहा है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड निर्भर करता है आपके मॉड ऑफ ओपी पर, इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन वही है कि हमें अगर इस तक जाना है या ये पॉइंट पी तक जाना है तो एक्स एक्सिस पर आप ए गए, वाई एक्सिस पर आप बी गए, जेड एक्सिस पर आप सी गए, तब जाके आपको ओपी वेक्टर मिला। तो ये हो गई आपकी डायरेक्शन। तो इन शॉर्ट आपकी जो डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है? ए बी और सी पर। ठीक है ना? आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि एक एक स्टेप हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे इस टॉपिक को कवर करने के लिए। अगर कोई भी आपका एक छोटा सा पॉइंट भी मिस हो गया तो आप यकीन मानिए आपका पूरा टॉपिक गायब हो जाएगा। ठीक, तो एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस में कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, सारी शॉर्ट ट्रिक्स कराऊंगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको बड़े आसानी से वेक्टर की हेल्प से विदिन सेकंड इनको सॉल्व कर करके लाएंगे। लेकिन एक बार से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक, कहने का मतलब है कि डायरेक्शन आपके एबीसी पर डिपेंड कर रही है। अब मैंने क्या किया, अभी ओपी वेक्टर था, मैंने इस पी वेक्टर को और आगे तक एक्सटेंड किया। मान लीजिए यहाँ क्यू तक लेके गया मैं।
इस तरह से मैंने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, अब आपका दूसरा वेक्टर हो गया OQ। वो क्या है, मैं मान लेता हूं कि OQ वेक्टर कुछ इस प्रकार से है कि 2A I कैप प्लस 2B J कैप प्लस 2C K कैप। ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो वो डिपेंड करेगी किस चीज पे, 2A 2B और 2C पर। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी, अगर आप मैग्नीट्यूड बढ़ गया ना इसका 2 टाइम्स हो गया सारा, एक इतना वेक्टर था अब थोड़ा बड़ा करके इतना कर दिया, डायरेक्शन उसकी सेम हो गई, लेकिन इसे कोफिशिएंट तो अलग अलग हैं। देखो ना, इसके ई थे AB, इसके 2A 2B 2C हो गए, तो कोफिशिएंट तो इसके अलग अलग हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब भी हम इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कोफिशिएंट अलग हो गए तो डायरेक्शन बताने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा। ठीक, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे मैथमेटिशियन लोग थे, जो मैथमेटिशियंस रहे हैं, उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्शन बेशक ABC पर निर्भर करती है, लेकिन ABC पूरी तरीके से इसकी डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करते, बल्कि डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करता है इनका रेशियो। ठीक है ना, डायरेक्शन क्या होता है, वो डिसाइड करता है इनका रेशियो, दैट इज A:B:C डिसाइड करेगा आपका रेशियो। और जैसे ही इनके आगे इस टू लगता है या अनुपात का निशान इसमें लगता है, साइन लगता है, तभी ये ABC आपके कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शनल रेशियोज। तो ये आपके डायरेक्शनल रेशियोज इस तरह से डिसाइड होते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला वेक्टर था OP, उसका रेशियो ये रहा। अगर OQ का अगर मैं देखूं तो OQ का क्या रहेगा, ये 2B 2A 2B 2C है, तो इसको आगे मैं अगर सिंप्लीफाई करूं बीच में ये लगाकर, तो ये हो जाएगा A:B:C। हाँ, अब बात सही हुई। आपका वेक्टर चाहे इतना छोटा हो, चाहे वेक्टर आपका इतना बड़ा हो, डायरेक्शन तो सेम हो गई। सेम कैसे हुई, रेशियो से। ठीक है, अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्या, आइए देखते हैं। मैं मान लेता हूं इस वेक्टर को थोड़ा अपोजिट साइड में ले आऊं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक चीज समझिए, एक वेक्टर है, एक उसका फिक्स मैग्नीट्यूड होगा जो भी हो, और एक फिक्स डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन अगर फिक्स हुई, इसका मतलब ये हो गया उसका एक फिक्स डायरेक्शन के साथ एक फिक्स डायरेक्शन रेशियो रहेगा। ठीक है, तो वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन रेशियो रहता है। इसके बाद बात करेंगे लाइन के बारे में, जहां इसमें कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर करेंगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं लाइन के लिए। अब तक एक वेक्टर के बारे में हमने बात की, अब हम बात करेंगे लाइन के लिए। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, फिर से वही मैंने आपसे पूछा, अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, मैंने बुलाया दोनों को, मैंने कहा आप ये बताइए इसकी डायरेक्शन बता दीजिए, ये लाइन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये लाइन की डायरेक्शन क्या है। तो एक स्टूडेंट आया, उसने बताया कि सर इसकी डायरेक्शन ये है, दैट इज हमने इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो उसने इस तरह से ड्रॉ कर दिया इस लाइन को, हालांकि पीछे तक तो आया ना, ये लाइन तो लाइन है, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। और दूसरा स्टूडेंट आया उठ के, उसने कहा नहीं सर इसकी डायरेक्शन जो है ये होगी, तो मैंने ये डायरेक्शन बना दी। ठीक है, तो यहां से क्या निकलता है, यहां से ये निकलता है कि आपके पास एक लाइन के द सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है, तो लाइन के 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होंगे, जबकि एक वेक्टर का एक ही डायरेक्शन रेशियो रहेगा, जैसा कि आपने यहां पर देखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कंफ्यूजन पैदा करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज को आई होप आप समझ में आया होगा, आपको आप समझ चुके होंगे क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो वेक्टर है, उस वेक्टर के IJK के कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वही आपका डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है, और एक सिंपल नंबर होता है। ठीक है,
चाहे वो आपके एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो लाइन के रेस्पेक्ट में हो। दोनों में फर्क इतना है, लाइन के रेस्पेक्ट में द सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होता है, जबकि उसमें एक फिक्स डायरेक्शन रेशियो रहता है। अब इसमें आगे बात करते हैं। मान लीजिए मैंने इस वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर और ड्रॉ किया, इस तरह से ओ आर कंसीडर किया, ठीक है। सारा कंफ्यूजन यही क्लियर कर दूंगा मैं आपका। मान लेते हैं हमने एक ओ आर वेक्टर कंसीडर किया, उसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, तो कुछ इस प्रकार से होगा ए आई कैप प्लस माइनस बी जे कैप माइनस सी ए कैप। क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ओपी वेक्टर ओ आर वेक्टर, ओपी वेक्टर ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन को मैंने अपोजिट कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन को मैंने अपोजिट कर दिया, तो अब मैं अगर इसका dr निकालूं तो वो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा या डायरेक्शनल रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा किस चीज के, -a:2 -b:2 -c, ठीक है। और अगर इसको आगे सॉल्व करूं तो मैं पाऊंगा क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा a:b:c। अरे बड़ा कंफ्यूजन, कैसे, इस वाले वेक्टर का भी a:b:c, इसका भी a:b:c, और ये तो आपका फार्मूला है ही, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक डायरेक्शन रेशियो है a:b:c। अब आप बताइए कि ये डायरेक्शन रेशियो किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप कहेंगे कि सर हो सकता है कि ये इस वाले ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या हो सकता है ये आपके ओआर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या हो सकता है ये आपके ओक्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। बड़ा कंफ्यूजन, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जो मैथमेटिशियन लोग हैं उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो क्या है, वो है आपका डायरेक्शन कोसाइंस का, ठीक है। हमें डायरेक्शनल रेशियो से डायरेक्शनल कोसाइंस तक आना था, तो बस वही प्रॉब्लम है कि एक फिक्स डायरेक्शनल रेशियोज के रिगार्डिंग आप 2 वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं या 3 वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर की फिक्स डायरेक्शन को नहीं बता पा रहा था, कि आपका बस ये बता देगा कि ये रेशियो इस वेक्टर का हो सकता है या इस वेक्टर का, या फिर ओ क्यू वेक्टर का, ठीक है। हालांकि ओपी ओक्यू वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, इनके बारे में आगे बात करेंगे। मतलब ये रेशियो ये कहना चाह रहा है कि भाई आपका या तो ओआर वेक्टर होगा या आपका ओपी वेक्टर होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक वेक्टर होगा, पर कौन सा होगा ये नहीं बता पा रहा है ना। लेकिन अगर लाइन के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं कि आपके पास एबीसी अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसका मतलब वो लाइन तो यही होगी। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एग्जिस्ट करते हैं किसी लाइन के, चाहे वो आपका ये हो कि एबीसी रेशियो हो या -a:2 -b:2 -c हो, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि आपकी जो लाइन है ओपी वेक्टर और ओआर वेक्टर को मिलाकर बना दी गई है। ओपी वेक्टर और ओआर वेक्टर को मिलाकर एक लाइन बना दी गई है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इनके डायरेक्शन रेशियोज तो सेम है, एक ही है, ठीक है। लेकिन इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो 2 होंगे। इसकी डायरेक्शन एक ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन एक ये रहेगी। तो 2 डायरेक्शन या 2 डायरेक्शन रेशियोज एग्जिस्ट करेंगे, सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एग्जिस्ट करेंगे एक लाइन के, जबकि वेक्टर का एक डायरेक्शन रेशियो जो है फिक्स रहेगा, ठीक है। एक वेक्टर इस दिशा में है, इसका मतलब वो इसी दिशा में है, और अगर इस दिशा में है तो वो इस दिशा में है। मतलब उसकी ये नहीं कह सकते कि इसकी एक एंगल ये भी फॉर्म हो सकता है, जी नहीं, वो दूसरे वेक्टर की बात कर रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसमें आगे बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। तब तक आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो अब हम इसमें बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। कुछ लोग इसको डायरेक्शन कोसाइंस भी कहते हैं। एक ही बात है, वर्ड्स पे मत जाइएगा, टॉपिक है उसको आराम से समझिए, मजे लीजिए, ठीक है। शब्दों पे ज्यादा मत जाइए। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस प्रॉब्लम को जो डायरेक्शन रेशियोज ने क्रिएट की थी
उसको दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया डायरेक्शनल कोसाइंस का। वो क्या है आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास भाई पुराना पी वेक्टर ओपी वेक्टर है, जिसको लिख सकता हूं मैं, ये पॉइंट अगर पी है आपका तो ओपी वेक्टर मैं यहां पर लिखता हूं। डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है इसलिए उसमें लिखकर मैं यहाँ पे लिखता हूं। मान लीजिए आपका ओपी वेक्टर कुछ इस प्रकार से है कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है, वो इक्वल होगा किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने अगर थोड़ी देर को इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, अपनी तरफ से कंसीडर किया है मैंने। तो ओपी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है मैंने आर से, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, जैसा कि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा होगा आपने, कि इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में या फिर कोऑर्डिनेट फॉर्म में किसी वेक्टर को लिखूं तो उसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं वेरी इजीली। वो क्या है आपका, तो जो आपके आई जे के हैं उनके कोफिशिएंट्स को आप इस तरह से लिख लीजिए ए बी और सी और लगा दीजिए ब्रैकेट, तो ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट्स और ये हो गया आपका वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर को आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या कोऑर्डिनेट फॉर्म को आप वेक्टर में भी लिख सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस ओपी वेक्टर को कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूं, समझ जाइएगा बात मैं वेक्टर की कर रहा हूं। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं इसका मतलब ये है कि इस पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट की कितनी हो जाएगी ए। चलिए लागे हाथों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर ए कह दूं तो जो ओ ए डिस्टेंस है वो क्या ओ ए डिस्टेंस आपकी ए नहीं होगी, ये बिल्कुल होगी। क्यों, एक्स एक्सिस पर आप कितना गए इस पॉइंट तक जाने के लिए, सिंपल ए, ठीक है, यही तो गए। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए आप एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट तक जाएंगे, ए से फिर आप वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे, तब जाके आप उसके बाद जेड पर जाएंगे, तब जाके आप पॉइंट पी तक पहुंच पाएंगे। इस तरह से आपका एक वेक्टर को भी पूरा होगा। तो मैंने वही लिखा है। और आप अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ओपी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और जेड एक्सिस से आपका गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेट यहां पर लिख लेते हैं, लेट अ वेक्टर, पहले वेक्टर की बात करेंगे उसके बाद लाइन की बात करेंगे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, उसको क्लियर करना जरूरी है। लेट अ वेक्टर, ठीक है, let a vector making angles from x y z axis, that is positive x y z axis are alpha beta and gamma, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन होती है डायरेक्शन कोसाइंस की, ये कहती है देन द कोसाइंस ऑफ या फिर कॉस ऑफ, ठीक है। जैसा कि इसका नेम है डायरेक्शनल कोसाइंस, जो इसकी डायरेक्शन है उसका आपको कॉस लेना है, इसके नाम में ही साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको जो इनकी डायरेक्शन है वेक्टर की कि एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसका कॉस क्या होगा, ठीक है, इसका कॉस। और बाई से ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज इसका कॉस। और जेड से फॉर्म कर रहा है गामा, उसका भी कॉस। तो आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है वो क्या कहलाते हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर नोन एज, ठीक है, नोन एज को शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं, नोन एज, ठीक है, डायरेक्शन और डायरेक्शनल कोसाइंस, ठीक है। आगे इसका मतलब समझाएंगे, साथ ही साथ रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जनरली DCs are represented by
L M N N, ठीक है। जो आगे अल्फाबेट है एलिमेंट, इनके माध्यम से या फिर इनके द्वारा आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि L M N की जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगी। ठीक है, ये आपको मिल गए डीसीज ऑफ अ वेक्टर। अब आपको डीसी और डीआर में एक रिलेशन भी फाइंड आउट करना होगा, वो उसके बारे में तो आगे बात करेंगे। अभी हमने लाइन के बारे में बात नहीं की, अब लाइन के बारे में भी एक बार आप बात कर लीजिए। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो लाइन सेगमेंट है या जो लाइन है उसको कुछ ऐसा मान सकते हैं कि ये दो वेक्टर से मिलकर बना है। दैट इज, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर इसका अपोजिट है, ठीक है ना। दो वेक्टर से मिलकर बनी हुई एक लाइन है, ऐसा हम कह सकते हैं अपने समझने के लिए। तो बस अगर मैं मानूं, जैसे कि मैंने ऊपर माना है कि ये एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज ये एंगल इसका अल्फा, ये एंगल इसका बीटा और ये वाला एंगल इसका गामा, ठीक है। तो इस केस में इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले एक लाइन के हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, एंड देयर आर तो जैसा कि हमने पहले ही बात की थी लाइन के बारे में कि आपके पास टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोस एग्जिस्ट करते हैं एक लाइन के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं। एक तो ये अल्फा बीटा गामा की ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म कर रही है। मैं लिख लेता हूं, ठीक है। एक बार अल्फा और एक बार बीटा और एक बार गामा एंगल फॉर्म किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो स्टूडेंट लिए, एक ने डायरेक्शन इधर से बताई और दूसरा स्टूडेंट आया उसने डायरेक्शन ये वाला बताया। तो आप जानते ही हैं एक लाइन पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो आपका 180 होता है या पाई होता है, और अगर अल्फा इतना है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इतना एंगल जो होगा वो आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट आया जो डायरेक्शन बताने आया है, और अगर हम बात करें इसकी कि ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और इसकी अगर बात करें तो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा आपका कितना, सिमिलरली वही एंगल हो जाएगा आपका पाई माइनस बीटा। तो दूसरे केस में आपके, अगर मैं इस पहले केस की बात करूं और यहाँ अगर दूसरा केस लिख लूं तो आपकी डायरेक्शंस हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, ठीक है। am I राइट? यहां तक तो कुछ मैंने स्पेशल किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी डायरेक्शन है, एक लाइन की दो डायरेक्शन अवेलेबल होती हैं उन्हीं को मैंने लिखा। एक डायरेक्शन ये हो सकती है, एक डायरेक्शन ये हो सकती है। और आप ही में से कुछ और एक्साइटेड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, उनके माइंड में एक आइडिया और आएगा कि सर आप ना, आता नहीं है आपको कुछ भी, आपने इधर से एंगल ले लिया, क्या हम ये नहीं कह सकते अगर अल्फा एंगल ये बन रहा है, हम तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो इसका एंगल ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये लाइन अगर इस तरह से ड्रॉ कर दूं मैं तो आप कहेंगे आपका एंगल तो ये हो जाएगा, अगर ये आपका अल्फा है तो ये टोटल आपका पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। आपने लिखा है पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, ये आपके माइंड में उठ सकता है क्वेश्चन, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो अगर अल्फा बीटा गामा आपके एंगल्स हो जाते हैं तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां से डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कीजिए, दैट इज एल एम और एन, क्या होंगे, वो होंगे आपके कॉस अल्फा, कॉस बीटा और यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। यहां से हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, और cos पाई माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस cos अल्फा के, ठीक है ना। तो माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा, यही तो हो जाएंगे।
अगर मैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा को एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं इनको क्या ऐसा नहीं कह सकता कि आपके अब डीसीज जो हैं वो आपके -l -m और -n हो जाएंगे। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, जैसा था उसको और सिंप्लीफाई करके लिख लिया। कंक्लूजन क्या मिला है आपसे यहां से? तो आपको कंक्लूजन मिला, ये वेक्टर के लिए था। अब लाइन के लिए, लाइन के केस में आपके टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या होंगे? एक आपका सेट होगा L M और N, एक सेट होगा आपका -L -M -N। या मैं दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूं कि किसी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो आपके +-L +-M +-N होंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपने इतना सीख लिया तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो इसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप में से कुछ स्टूडेंट थोड़े ईगर हो सकते हैं इस बात के प्रति कि उसका जो एंगल हमने लिया था कि अगर अल्फा बीटा गामा एंगल लिए थे और दूसरे हमने पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा लिए थे। आप में से एक आध स्टूडेंट के माइंड में ये आइडिया आ सकता है या हो सकता है वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा क्यों लिया, जबकि हमारे हिसाब से जो एंगल है वो पाई प्लस अल्फा पाई प्लस बीटा और पाई प्लस गामा हो रहा था। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट करता हूं। एंगल वाकई पाई प्लस अल्फा पाई प्लस बीटा पाई प्लस गामा ही फॉर्म होगा। ठीक है, वो मैंने गलत लिखा दिया। थोड़ी देर के लिए मैं ये बात मान लेता हूं, मैं कह देता हूं कि मैंने ये गलत अज्यूम कर लिया। ठीक है, आपके हिसाब से ये है, मैं इसी को सही मान के चलता हूं। उसके बाद में मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो मैंने अज्यूम किया था वो भी सही है। कैसे? आप सब जानते हैं कि आपको निकालने क्या है, डायरेक्शनल कोसाइंस या डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज फाइंड आउट करने हैं। किसी भी लाइन के या कोई वेक्टर जो भी है उसके आपको फाइंड आउट करने हैं। तो डीसीज क्या कहते हैं कि जो एंगल फॉर्म कर रही है या लाइन या वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस, उनका आपको कॉस लेना है तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो मैं इसका कॉस ले लेता हूं, कॉस पाई प्लस अल्फा कॉस पाई प्लस बीटा एंड कॉस पाई प्लस गामा। ठीक है, हो गए। अब मुझे एक बात आप ये बता दीजिए कि इसको मैं एलिमेंट लिखूं या ना लिखूं। क्यों? मैं आपसे बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं जो आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आप में से कोई मुझे पीरियड ऑफ कोसाइन बता सकता है क्या होता है? ठीक है, मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछ रहा, उसके बाद मैं आपका जवाब दे दूंगा। आप मुझे बताइए कि पीरियड ऑफ कोसाइन या कॉस क्या होता है, कोई बता सकता है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूं, मान लीजिए थीटा है कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करती है, किस किस बीच के बीच लाई कर सकती है, वैल्यूज के बीच में, वो आप मुझे बता सकते हैं? आप जानते हैं साइन आपका लाई करता है बिटवीन माइनस का π/2 टू π/2। अब आपके दिमाग की बत्ती जली होगी, मैं क्या पूछना चाह रहा था। कॉस आपका 0 टू पाई के बीच में लाई करता है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। अब मुझे बात बताइए कि कॉस के लिए तो पीरियड ये होता है, आप कॉस को उठा के ले गए पाई प्लस के लिए, और मतलब उसका तो हद में हद पाई तक पीरियड हो सकता है। आप तो पाई प्लस जा रहे हैं, तो कैसे जा सकते हैं आप मुझे बताइए। नहीं कर सकते ना इसको आगे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि आपने तो उसको उसके घर से निकाल दिया। अगर मैं कहूं 0, पाई तो कॉस का घर है, आपने तो उसको उसके घर से निकाल दिया, पाई प्लस ले गए। अब पाई प्लस ले गए, घर से बाहर निकालोगे तो काम में तो आएगा नहीं, और काम में लाना है तो उसको वापस घर लेके आना होगा, कैसे लाओगे? ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भर भर के बनते हैं। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे
मेन एंगल या प्रिंसिपल एंगल पूछा जाता है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस। अब इसको करेंगे हम क्या, 2 पाई माइनस जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको लिख देंगे। ठीक है, मैं एक अच्छे से करके दिखाता हूं, बाकी दो सिमिलरली कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया cos 2 पाई माइनस पाई प्लस एल्फा। आगे सॉल्व करते हैं तो पाते हैं क्या, cos। अब 2 पाई माइनस दिस करेंगे तो ये आपको बचेगा क्या, पाई माइनस एल्फा। सही हूं ना मैं? अब इसको ये लिख दिया। अब मुझे बताइए, अगर इस हाथ से मैं ये लिखूं कि एंगल लौट के पाई माइनस एल्फा आ गया तो क्या मैं गलत था? पाई माइनस एल्फा डेट इज ये हो गया माइनस कॉस एल्फा, डेट इज माइनस एल। लौट के वही बात आ गई ना, आप सही हैं। एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसका कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे जिससे कि उसके पीरियड से बच जाएं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो इसमें आगे चलते हैं कि एलिमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार क्या रहती हैं, किसी पॉइंट के, किसी वेक्टर के रेस्पेक्ट में और किसी लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। आइए देखते हैं। उससे पहले आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई होप आपको डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है आगे की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अब हम जानते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर ओपी है जो हम बार बार कंसीडर करते हुए आ रहे हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी होगा स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसको बनाता हूं डायग्राम। अगर थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा गायब कर दें, सिर्फ एक के बारे में बात करें और बाकी की सिमिलरली बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंगल अल्फा है और ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ ए डिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बार मैं आपको समझा चुका हूं कि डिस्टेंस ए होगी और ओपी डिस्टेंस आपको आर लिख रखी है। और अगर आपसे मैं कहूं कि आप इस ट्राइंगल में ओ ए पी, ठीक है, ओ ए पी, अब आप ये ओपी को या तो आप ये कह दीजिए कि एक वेक्टर है ओपी, या आप ये कह दीजिए कि आपका कोई एक लाइन है, ठीक है, जो कि पास हो रहा है किससे, पॉइंट पी से, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी सी। ठीक है, एक वेक्टर ये रहा या एक लाइन जो कि पास हो रही है पॉइंट एबीसी से। अब ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट से कोई लाइन तो नहीं बन सकती, उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो एक ओरिजिन हो जाएगा ना। तो 2 पॉइंट कहने के लिए 2 पॉइंट तो रहेंगे हमेशा, लेकिन बोलते एक ही पॉइंट है, ओरिजिन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो किसी पॉइंट से पास होने वाली रेखा का आपको कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं, तो सिमिलर जैसे ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं वही इसमें करेंगे, एक ही चीज है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओएपी अगर मैं कॉस एल्फा निकालूं, एल इक्वल होता है किस चीज के, कॉस एल्फा के, और कॉस एल्फा इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका ओए हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका ओपी। दोनों की वैल्यूज आपको पता है, वो क्या, एक ए अपॉन आर, और आर की वैल्यू आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं एम निकालूं तो एम आपका कॉस बीटा होता है, वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, बी अपॉन आर। कैसे कि अब मैं क्या करूंगा कि इसको इस तरह से हटा के यहां लिख दूंगा मैं बाई। ठीक है, ये बाई वाले को कर दिया मैंने एक्स। लो, अब ये डिस्टेंस ओए डिस्टेंस इस केस में कितनी हो जाएगी, ओए डिस्टेंस इस केस में हो जाएगी बी। ठीक है, अगर आप चाहो तो पॉइंट भी चेंज कर लो, लीजिए ए को हटा के मैंने बी कर दिया। ठीक, तो आप यहां पे लिख लीजिए इस तरह से, इक्वल होगा ओबी अपॉन ओपी के, डेट इज बी अपॉन आर। ठीक, सिमिलरली मैं एन की बात करूं, अब मैं वहां से बाई हटा के जेड लिख दूंगा, एक ही बात है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसा है जिस पे हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसी को इस साइड में ले लेते हैं। एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस, वाई तो वाई, जेड तो जेड, क्योंकि उधर
हम हैबिचुअल हो गए हैं यूज करते हुए, बहुत सारा यूज किया है, इसलिए उधर ही हम अज्यूम कर लिया करते हैं C/R। इस तरह से आपको एलिमेंट मिल गए। ठीक है, अब एलिमेंट कहाँ है ये मैंने आपको बताया था कि लाइन के रेस्पेक्ट में दो एग्जिस्ट करते हैं, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एग्जिस्ट करता है। अब आप मुझे बताइए कि एलिमेंट हमने कौन से फाइंड आउट किए, प्लस वाले कि माइनस वाले, है ना। आपके माइंड में ये आइडिया आना चाहिए, क्वेश्चन उठना चाहिए। इस तरह आपने कहा था कि लाइन के सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एग्जिस्ट करते हैं, प्लस माइनस वाले एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपने कौन से वाले फाइंड आउट किए कि प्लस वाले हैं या माइनस वाले हैं। तो इसका जवाब आपका ये है, ये निर्भर करता है या इट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P आपका किस साइड में है, इस साइड में है, प्लस वाले साइड में है, तो मैंने प्लस वाले एलिमेंट फाइंड आउट किए हैं। और वहीं अगर आपका पॉइंट जो है P आपका इस तरह से आ जाए जिसमें कि आपके सारे के सारे नेगेटिव हो, तब मैं कहूंगा आपसे कि आपने -L -M -N वाले डीसीज फाइंड आउट किए हैं लाइन के। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। यहां से एक स्टेटमेंट और है जो पूछा जाता है, वो ये है कि देयर एग्जिस्ट a fixed straight line corresponding to fixed DC या डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स है तब आपकी जो लाइन है वो एक फिक्स होगी कि आप बता सकते हैं कि इसी दिशा में है या यही एक डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन को। वहीं अगर इसका उल्टा कर दें कि आपके पास अगर फिक्स डीसीज है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे एक फिक्स स्ट्रेट लाइन को, अगर आपकी फिक्स स्ट्रेट लाइन है तो वो रिप्रेजेंट करेगी फिक्स डीसीज को, एक ही बात है। और आपसे पूछा जाता है इसका उल्टा कि आपके पास अगर कोई एक फिक्स डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन रेशियो है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, हैविंग अ फिक्स्ड डीआरस। अगर डीआरस आपके कोई फिक्स है तो उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। कैसे, आइए दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डायरेक्शन रेशियो है 1 to 3, 1:2:3, उसकी रेस्पेक्ट में लाइन ये है, इस लाइन के डीआरस ये है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ की, वो क्या, इस तरह से, उसके 2, 4, 6 ले लिए। एक और ड्रॉ की मैंने इस तरह से, उसके मैंने 3, 6 और 9 लिए। ऐसे ही मैं और सारी लाइन ड्रॉ करता जाऊंगा, लेकिन उनका डीआर जो होगा वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो किसी भी फिक्स डायरेक्शन रेशियो से करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन इसका उल्टा कहना चाहे कि आप अगर डीसीज आपके फिक्स हैं, इसका मतलब आपके एंगल फिक्स हैं, तब आप ये नहीं कहेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तब आप कहेंगे अगर आपके डीसीज फिक्स हैं तब आपकी स्ट्रेट लाइन फिक्स है, मतलब एक यूनिक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करेगी।